नमस्कार। केंद्र की भाजपा सरकार से लड़कर उसका विरोध करके फिर कानूनी दांव पेच से में फंसकर निकलकर बिहार में जातीय जनगणना पूरा हुआ था और उसके आंकड़ों को, उसका जो सर्वे रिपोर्ट था उसको अभी रोक कर रखा गया था, जो कल यानी 2 अक्टूबर को पेश किया गया, सार्वजनिक किया गया। लेकिन यह 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती को जो आंकड़े आए हैं वो केवल जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। इसे आप यूं कहें कि सियासी तौर पर यह जो शतरंज की चाल थी, यह सहमात की चाल नजर आ रही है, क्योंकि इसके बाद बिहार से जो ये चिंगारी निकली है जातीय जनगणना की या सर्वे के बाद जो आंकड़े आए हैं, यह कहीं ना कहीं पूरे देश और खासकर बिहार में तो है ही है, पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। सभी दलों में हलचल है, सभी दल अपने अपने ढंग से इसे पेश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर गौर करें तो ये रिपोर्ट फिर एक बार कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने में उथल पुथल लाने की परिस्थिति दिखा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो मंडल दौर की जो स्थिति थी वो आ सकती है, या यूं कहें कि अब दिखने लगी है एक ही दिन में, 24 घंटे के अंदर में। रिपोर्ट में जाति और धर्म के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया गया है। जो जातियां हैं इनके सामाजिक और आर्थिक रूप से जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसका पूरा ब्यौरा भी दिया गया है। साथ ही सूत्रों की माने तो इस सर्वे का दूसरा भाग भी बहुत जल्द सार्वजनिक किया जा सकता है। आखिर इस सर्वे में क्या है, यह किस तरह राजनीति को प्रभावित करेगी, किसका कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी संख्या है, इस जो संख्या आई है वो किस तरह कौन पार्टी अपने वोट बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकती है, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, यह जो सर्वे आई है, यह सर्वे राजद के लिए बल्ले बल्ले कर गया है। मतलब कि इस सर्वे से सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होगी वो तो राजद को होगी। और इसके पीछे कारण है। कारण ये कि राजद शुरू से ही MOI समीकरण की राजनीति करता रहा है, पिछड़ी जातियों की राजनीति करता रहा है, लेकिन उसका कोर वोटर MOI समीकरण से आता था। MOI समीकरण मतलब मुस्लिम और यादव। और इस सर्वे में जो जातियों की संख्या दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर किसी की है तो यादवों की है। यादव 14% है, जबकि मुस्लिम और यादव दोनों को जोड़ दिया जाए तो जनसंख्या का 32% होता है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी पार्टी को बचाने के लिए, उसको पार लगाने के लिए। इसलिए राजद की खुशी का ठिकाना नहीं है। मित्रों, एक और बात है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो हिंदू की संख्या है वो 81.9% है, वहीं मुस्लिम 17.7% है, मतलब 17.7%। ईसाई की संख्या 0.05% है, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08% और जैन 0.009%। और जो धर्म है उन सारे लोगों को मिला लें तो वो स्थिति बनती है 0.12% की। लेकिन एक और भी चीज़ें आई हैं, और वो कि बिहार की जनसंख्या जिसको हम 10 करोड़ आंकते थे वह बढ़कर 13 करोड़ से के ऊपर आ गई है। अब जरा जातियों की स्थिति देखें तो जो बड़ी जाति हैं उनकी स्थिति यह है कि भूमिहार 2.8% है, ब्राह्मण 3.66% है, राजपूत 3.45% है, कायस्थ 0.60% है। ये ऊंची जातियों का परसेंटेज है इस सर्वे के अनुसार। लेकिन इस पे ये बहुत लंबा होगा, हम केवल 10 प्रमुख जो जातियां हैं
जो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है उनकी बात करें तो सबसे आगे है यादव, जिनकी संख्या है 14.26%, सबसे अधिक संख्या 1 नंबर पर। 2 नंबर पर आते हैं दुशाध धारी या धरही जिन्हें कहते हैं, इनकी संख्या है 5.311%। वहीं मोची चमार या रविदास जिसे कहते हैं, उनकी संख्या है 5.25%। कुशवाहा की संख्या है 4.21%। 5वें नंबर पर सिख हैं जिनकी संख्या है 3.82%। 6ठे नंबर पर मोमिन हैं जिनकी संख्या है 3.54%। 7वें नंबर पर ब्राह्मण हैं जिनकी संख्या है 3.66%। 8वें नंबर पर राजपूत ठाकुर जिनकी संख्या है 3.45%। 9वें नंबर पर है मुसहर जो 3% है, और 10वें नंबर पर कुर्मी जाति है जिसका परसेंटेज है 2.87%। मतलब 20-25 वर्षों से जो शासन चल रहा है, नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, जाति की बात करते हैं, कोयरी और कुशवाहा की बात करते हैं, कोयरी और कुर्मी की बात करते हैं, तो वो 10वें नंबर पर आते हैं। मतलब महागठबंधन के 2 घटक यादव राजद सबसे ऊपर और नीतीश कुमार सबसे नीचे, यह स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो सर्वे है, इसके बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ये चुनौती जैसी स्थिति बनेगी। क्योंकि आप याद कीजिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी के साथ एलजेपी भी थी और जदयू भी था, और उसके बाद 39 सीटों को उन्होंने लिया था। अब 2024 का चुनाव होने जा रहा है। इसमें जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार अगर कुर्मी कोयरी मतलब नीतीश जी की जाति और अभी जो एक विवाद ठाकुर के कुआं से उठा है, वो ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में बीजेपी को लाएगा जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चूँकि एक बड़ी संख्या कुर्मी की है, टॉप 10 में 10वां है, और साथ में जो बड़ी जातियों का समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है उसको तोड़ने का काम कर दिया है ठाकुर के कुआं ने। आपको याद होगा राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर के कुआं कविता का पाठ किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हर चीज़ ठाकुर का है तो आखिर हमारा क्या है। एक्चुअली वो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कविता थी जो सामंतवाद के खिलाफ है, और महिला आरक्षण के मामले में अति पिछड़ा और पिछड़ों को अतिरिक्त मतलब उस आरक्षण के अंदर आरक्षण देने के लिए ये आवाज़ उठी थी। इसके पीछे मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ये समझ में आ जाए कि राजद ही उनकी सही शुभचिंतक है, उनके लिए सोचती है, उनके लिए आवाज़ उठाती है। लेकिन मामला पड़ गया उल्टा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस आनंद मोहन को जदयू के नीतीश कुमार और लालू जी और तेजस्वी जी बड़ी फजीहत सहकर जो नियमावली थी उसमें परिवर्तन करके और उनको जेल से बाहर निकाला, और वो ठाकुर के मुद्दे को उन्होंने उखाड़ दिया। अब ठाकुर के मुद्दे को उखाड़ने के बाद हुआ ये कि ठाकुर और ब्राह्मण आमने सामने आ गए। इस स्थिति में इसमें टूट निश्चित रूप से होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी को इसका लाभ कितना मिलता है या इससे कितना घाटा होता है, लेकिन घाटे की संभावना ज़्यादा है अगर इनमें टूट होती है तो। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात कि इस आंकड़ों के बाद जो ऊंची जातियों के समर्थन और गठबंधन के सहयोगी जो नेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनका प्रभाव एक साथ किस तरह एक मंच पर आएगा, यह भी अपने आप में एक सोचने वाली विषय है। दूसरी ओर राजद इसको लेकर इतना उत्साहित है कि
लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया, जो उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो जातीय जनगणना बिहार ने कराया है, जो शुरुआत की है, वह अभूतपूर्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे दलित, गरीब, जो वंचित लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल पाएगा, समुचित अधिकार मिल पाएगा, उनका समुचित विकास हो पाएगा। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर INDIA की सरकार बनती है तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। देखिए कितनी बड़ी ये बात है और इसका सियासी कहीं ना कहीं बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि जेपी का जो संपूर्ण क्रांति था अब वो पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सारे लोगों को जो वंचित हैं उनको उनका अधिकार मिल सकेगा। एक तो ये भाजपा के लिए चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि स्थितियों को हमने बताया आपको, लेकिन बिहार सरकार और नीतीश कुमार के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। ये जो सर्वे है इससे कहीं ना कहीं भाजपा चिंतित होगी, चिंता का विषय भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार चिंतित नहीं होंगे। नीतीश कुमार और बिहार सरकार को भी परेशानियां हैं। और क्या परेशानियां हैं? तो सबसे पहले देखिए, बिहार सरकार कोई भी इस तरह का काम करती है तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। इसमें भी पहले कोर्ट में मामला गया था जातीय जनगणना को लेकर, फिर उस पर रोक लगी, फिर सर्वे करने की अनुमति मिली, सर्वे हुआ, लेकिन इसमें भी पेच हो गया है मामला, फिर चला गया है हाई कोर्ट में। ठीक उसी तरह जिस तरह नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामला था वो शुरू से ही, चुनाव के पूर्व से ही था, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया गया। उसको लेकर मामला हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आया है। सरकार को ये लगता है कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर समय को किसी तरह बिताने की प्रक्रिया ये चल रही है। लगातार आप देख रहे होंगे, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं वैसा ही स्थिति बनी हुई है। काहे कि देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार में ट्रांसजेंडरों की जो संख्या थी और आज जो संख्या है उसमें भारी अंतर है। और इसको लेकर ट्रांसजेंडर शारदा प्रसाद ने स्पष्ट कह दिया है, उनका बयान है कि ये जो सर्वे हुआ है वो गलत है, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ट्रांसजेंडरों की संख्या बताई गई थी 42,000, लेकिन अभी जो ये जातीय जनगणना हुई है इसमें संख्या मात्र 825 है। अब जरा सोचिए दोनों का अंतर, कहाँ 42,000, कहाँ 825। संख्या में इतना घट बढ़ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा फासला असंभव सा लगता है। और इसको लेकर शारदा प्रसाद ने एक अपील दायर की है पटना हाई कोर्ट में। अब देखिए नीतीश कुमार के लिए एक और प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है कि उनके घटक दल के लोगों ने ही ऐसी मांग रख दी है या ऐसा वक्तव्य दे दिया है जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। आपको याद होगा कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि जितनी संख्या जिस जात की है उस आधार पर उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने भी कल यही बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो जातीय जनगणना हुआ है, जो ये सर्वे हुआ है, ये बिहार में पहली बार हुआ है और इसने जेपी के संपूर्ण क्रांति के सपनों को पूरा करने का काम किया है। अब जो पिछड़ी है, जो वंचित है, जो गरीब है, उनको समुचित विकास हो पाएगा, उनको उनका अधिकार मिल पाएगा। साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो संख्या है उसके आधार पर अधिकार दिए जाए, उनको जिम्मेवारी दी जाए, उनको हिस्सेदारी दी जाए। उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा था नीतीश मंत्रिमंडल की ओर। अब जरा देखिए नीतीश मंत्रिमंडल की क्या स्थिति है। नीतीश मंत्रिमंडल में
29 विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है, मतलब 29 मंत्री हैं। उसके अलावा डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव और सीएम है नीतीश कुमार। मतलब कुल जमा टोटल जो होता है वो होता है 31 लोगों का मंत्रिमंडल है। अब इन 31 लोगों के मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है उस पर गौर करें तो ओबीसी के 17 लोग जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया गया है, ओबीसी के 17। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें 8 जो मंत्री हैं वो केवल यादव समाज से आते हैं। वहीं दलित समाज से 5 लोग हैं जो विधायक हैं जो उनको मंत्री बनाया गया है। मुस्लिमों में देखें तो मुस्लिम 5 हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। वहीं सवर्ण में 4 लोग मंत्री हैं। लेकिन अब यहाँ मामला ये उठता है कि यादव सबसे ज़्यादा हैं, स्वाभाविक भी है कि यादवों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब अनुपात की बात हो रही है। दूसरी बात, अति पिछड़ा के मात्र 5 मंत्री हैं, मात्र 5 मंत्री, जबकि अति पिछड़ा का जो परसेंटेज है वो है 36%, मतलब 36%। अगर ओबीसी में यादव 14% हैं और उनके 8 मंत्री हैं, उस स्थिति में यह कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण तो माना जाएगा। और इसी बात को लालू प्रसाद यादव ने बड़े सलीके से सामने रख दिया है, सामने कर दिया है। तो क्या अब प्रश्न उठता है कि जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? ये बड़ा प्रश्न है। और अगर जातीय जनगणना के आधार पर, संख्या के आधार पर जो सर्वे हुआ है उसमें हिस्सेदारी देने की बात नीतीश कुमार शुरू से उठा रहे हैं, तो क्या वो अपने मंत्रिमंडल में इसे पूरा करेंगे? ये यक्ष प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। अब देखना है कि इसको लेकर महागठबंधन में जो आपसी चर्चा चल रही है वो किस स्तर पर पहुंचती है और क्या होता है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि इस बिहार के पहले जातीय जनगणना ने निश्चित रूप से पूरे भारत की राजनीति को गरमा दिया है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के बहस का एक नया मुद्दा दे दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस विषय पर अगर आप कोई अपना मत, अपना विचार, अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं जो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।